हेलो फ्रेंड्स, आज से हम बायोलॉजी की जो भी वीडियोस हैं वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं और जितने भी बायोलॉजी के ऊपर जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सभी के ऊपर हमारे लेक्चर आएंगे। तो ये वीडियो बीच में रुक गई थी बायोलॉजी की, अब दोबारा फिर बायोलॉजी की जो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखो इसके अंदर पढ़ेंगे बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो देखो जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी क्या है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के इसके अंदर स्टडी की जाती है। तो सिंपल सी भाषा में हम बात कह सकते हैं कि जितने भी समस्त जीवधारी होते हैं उन सभी का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। देखो बायोलॉजी के अंदर हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं और जितने भी जीवधारी होते हैं उनकी जीवधारियों की जो स्टडी की जाती है, मतलब उनका विकास कैसे हुआ, उनकी रचना कैसे हुई और उनका वातावरण के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है और उनका क्रियाकलाप कैसा है, उनकी एक्टिविटी कैसी है, फंक्शनिंग कैसी है। तो हम सिंपल सी भाषा में बात कर सकते हैं कि जिन चीज़ों में जीवन पाया जाता है और जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उन चीज़ों का मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी अध्ययन होगा वो बायोलॉजी के अंदर आएगा। बायोलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं? जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? समस्त जीवधारियों का। तो समस्त जीवधारियों का जो अध्ययन होगा वो बायोलॉजी के अंदर आएगा। अब जब हम किसी को बताएं तो हम बोल सकते हैं जीवधारियों का जो अध्ययन होगा इनके जन्म से लेकर, मतलब इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का अध्ययन होगा। इनकी रचना कैसे हुई, इनका विकास कैसे हुआ, वातावरण के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इनका क्रियाकलाप कैसा, रहन सहन कैसा, एक्टिविटी कैसी है, इनके स्ट्रक्चर कैसा, इंटरनल एक्सटर्नल पूरे स्ट्रक्चर की बात होती है। तो ये सारा अध्ययन किया जाता है किसके अंदर? बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। देखो बायोलॉजी की मैं बात करता हूँ, बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। बायोलॉजी कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है। तो बायोलॉजी को बोल सकते हैं इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ठीक है। बायोलॉजी क्या है कि देखो बायोलॉजी साइंस का ही एक पार्ट है और जब ये स्टार्टिंग में बायोलॉजी जो है साइंस से अलग नहीं हुआ था तो इसको प्राकृतिक विज्ञान के अंदर ही रखा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको एरिस्टोटल ने अलग किया। एरिस्टोटल मतलब अरस्तु ने बायोलॉजी को विज्ञान से अलग किया और इसको एक नई ब्रांच का नाम दिया। ठीक है, नई ब्रांच के रूप में इसको लेकर आए। तो कौन थे इसको अलग करने वाले? एरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तु भी बोलते हैं। अरस्तु ये 384 BC टू 322 BC तक रहे। कौन? एरिस्टोटल ने क्या किया कि जैसे ये प्राकृतिक, मैंने कहा प्राकृतिक विज्ञान का ही भाग था बायोलॉजी, एरिस्टोटल ने इसको अलग किया और एक क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में बायोलॉजी को लगाया। मतलब क्या करा इन्होंने, एक तो इसको नई ब्रांच के रूप में लेके आए और एक सीक्वेंस दी, जैसे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, इसको एक नई सीक्वेंस में लेके आ रहे। कौन लेकर आए? एरिस्टोटल या अरस्तु। तो अरस्तु, इसलिए अरस्तु क्या है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान का जनक। तो भैया पूछा जाए एग्जाम में कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? एरिस्टोटल, अरस्तु ही जीव विज्ञान का जनक है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, जीव विज्ञान को विज्ञान से अलग किया और इसको क्रमबद्ध तरीके से लगाया, इसलिए इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने एक 500 लगभग 500 जंतुओं के ऊपर अध्ययन किया। इन्होंने 500 तरह के जंतुओं के ऊपर अध्ययन किया और अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका एनिमेलियम। इन्होंने अपनी बुक लिखी हिस्टोरिका एनिमेलियम, जिसमें इन्होंने 500 जंतुओं का अध्ययन किया। 500 जंतुओं का अध्ययन किया जिसके ऊपर इन्होंने अपनी बुक लिख के हिस्टोरिका एनिमेलियम। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो अरस्तु जो है, अरस्तु को
एम्ब्रियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी मतलब भ्रूण विज्ञान, तो अरस्तु को एम्ब्रियोलॉजी का विज्ञान भी कहा जाता है। यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि बायोलॉजी कहाँ से है, ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है इसमें, चाहे वो पेड़ पौधे हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, समस्त जीवधारी का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। इसको सबसे पहले बायोलॉजी के जो पिता है किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल, अरस्तु कहा जाता है। ये जीव विज्ञान के जनक हैं। इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिका एनिमेलियम इन्होंने लिखी। इनको जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, एम्ब्रियोलॉजी का जनक भी इनको कहा जाता है, भ्रूण विज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है। जंतु विज्ञान जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं, जूलॉजी। तो नेक्स्ट इसी में हम बात करते हैं, देखो बायोलॉजी, अगर मैं बायोलॉजी को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बायोलॉजी को मैं आपको कह सकता हूँ बायो भी, देखो बायोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी, बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो बायोलॉजी जीवन और अध्ययन, तो सिंपल सी बात है, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहता है जीव विज्ञान। मतलब जिस भी वस्तु में जीव है, जो ग्रो करती है, बढ़ती है, वातावरण के साथ लड़ती है, जीवित रहती है, और उन चीज़ों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। और इसके अंदर जो अध्ययन किया जाता है किसी भी बॉडी का, किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस से लेकर और जब तक उसका एंड नहीं हो जाता, मृत्यु तक नहीं हो जाती, तब तक का अध्ययन बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। अब देखो बायोलॉजी को जो है अरस्तु ने दो भागों में विभाजित किया। बायोलॉजी को अरस्तु ने दो भागों में विभाजित किया। पहला है जूलॉजी, दूसरा है जूलॉजी जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान बोल सकते हैं, जीव विज्ञान बोल सकते हैं, एज यू विश। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जूलॉजी जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, क्योंकि इन्होंने लगभग 500 जंतु के ऊपर अध्ययन किया था और अपनी एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका एनिमेलियम। तो हिस्टोरिका एनिमेलियम इन्होंने बुक लिखी। इनके बाद हम बात करते हैं बोटेनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में जिस तरह से अरस्तु ने जूलॉजी जंतु विज्ञान का अध्ययन किया, उसी तरह से वनस्पति विज्ञान में जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। थियोफ्रेस्टस ने भी अरस्तु की तरह क्या किया, लगभग 500 किस्म के पेड़ पौधों के ऊपर अध्ययन किया। 500 पेड़ पौधों पर अध्ययन किया और 500 पेड़ पौधों पर अध्ययन कर इन्होंने अपनी बुक लिखी हिस्टोरिका प्लांटेरम। देखो जो बुक है इनकी, ज़्यादातर देखो जो भी नाम है हिस्टोरिका एनिमेलियम, हिस्टोरिका प्लांटेरम, ज़्यादातर बायोलॉजी के अंदर ग्रीक वर्ड का ही यूज़ होता है, तो इसी तरह से थोड़े अजीब से बोले जाते हैं। तो इन्होंने बुक लिखी हिस्टोरिका प्लांटेरम, 500 पेड़ पौधों के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया। इसलिए थियोफ्रेस्टस को क्या बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं कि भैया जीव विज्ञान का, जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है, और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस वास्तव में जो है शिष्य हैं, किसके शिष्य हैं? अरस्तु के शिष्य हैं, मतलब इन्हीं के स्टूडेंट रहे हैं। कौन? थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ तक की बात हो जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भैया देखो बायोलॉजी, हमने कहा कि बायोलॉजी को अरस्तु ने क्या किया, इसी को क्रमबद्ध तरीके से लगाया और इसको साइंस से अलग किया, लेकिन अभी तक इन्होंने इसको बायोलॉजी नाम नहीं दिया था, बायोलॉजी नाम नहीं दिया, जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं।
जीव विज्ञान, बायोलॉजी जो नाम दिया ये 1801 ईस्वी में दिया। बायोलॉजी नाम जो है वो 1801 ईस्वी में दिया और ये दिया लेमार्क ने और ट्रेविरेंस ने। लेमार्क और ट्रेविरेंस दो साइंटिस्ट हुए, दो रिसर्चर हुए जिन्होंने इसको नाम दिया, बायोलॉजी नाम दिया 1801 ईस्वी में, लेमार्क और ट्रेविरेंस। लेमार्क जो थे ये फ्रांस के थे और ट्रेविरेंस जो थे ये जर्मनी से थे, ट्रेविरेंस जर्मनी थे। तो इन्होंने इसको बायोलॉजी नाम दिया। कई बार पूछ ले जाता है कि बायोलॉजी का जो नाम है, बायोलॉजी जो शब्द है ये किसने दिया, तो हमारे दिमाग में एकदम से बात यही आएगी भैया अरस्तु ने दिया होगा, क्योंकि अरस्तु ही बायोलॉजी के जनक है। नहीं, इन्होंने इसको नाम नहीं दिया, नाम दिया है लेमार्क और ट्रेविरेंस ने। लेमार्क और ट्रेविरेंस ने 1801 ईस्वी में इसको नाम दिया। अब देखो, मैंने कहा कि भाई बायोलॉजी को आगे इसमें हम बात करते हैं। मैंने कहा बायोलॉजी को अरस्तु ने दो भागों में विभाजित किया। बायोलॉजी को अरस्तु ने दो भागों में विभाजित किया। हमने पढ़ लिया कौन सा भाई, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जिसको हमने बोला जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी। तो जब अरस्तु ने इसको विभाजित किया तो अरस्तु ने, मैंने कहा कि अरस्तु ने लगभग 500 जंतुओं के ऊपर अध्ययन किया था। तो भैया ये इनका इनिशियल स्टार्टिंग थी जब इन्होंने इसके ऊपर अध्ययन करना स्टार्ट किया। तो जब इन्होंने 500 जंतुओं के ऊपर अध्ययन किया तो कुछ ना कुछ तो बेस लिया होगा ना, कि किस तरह से स्टडी की जाए, किस तरह से अध्ययन किया जाए, कुछ तो आधार लिया होगा। तो आधार लेने के लिए इन्होंने 3 बेसिक पॉइंट लिए, 3 बेसिक पॉइंट लिए जिसको बेस मानकर इन्होंने अध्ययन किया। फर्स्ट वन था मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक कारिकी जिसे बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी संरचना का अध्ययन जिसे बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी बाहरी संरचना का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि सबसे पहले जब इन्होंने जंतुओं का अध्ययन करना स्टार्ट किया, इन्होंने कहा कि सबसे पहले ये देखा जाए कि जंतु बाहर से दिखने में कैसे हैं, उनकी बनावट कैसी है, पूंछ, टांग, जो भी उनका मुंह है, दांत है, बाहरी स्ट्रक्चर मतलब बाहर से देखने में। सबसे पहले इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया उनको बाहर से देखकर कि बाहर से देखने में क्या है। सबसे पहले बाहरी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया, आउटर स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। नेक्स्ट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब क्या है, बाहरी आंतरिक संरचना। एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना। फिर उन्होंने दूसरा बेसिक पॉइंट लिया एनाटॉमी को उन्होंने बेसिक मानते हुए उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया, मतलब उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उनका ब्लड कैसा है, उनकी इंटरनल ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, किस तरह से वो फंक्शन करते हैं। तो इंटरनल पार्ट्स जितने हैं उन सभी का अध्ययन किया। तो उन सभी का अध्ययन किसके अंडर किया जाएगा, एनाटॉमी के। नेक्स्ट इन्होंने किया फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब क्या है, कार्य की, मतलब उनकी फंक्शनिंग के बारे में, मतलब उनका जो भी फंक्शन है, उनके फंक्शन कैसे होता है, उनके कार्य के कैसे, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उन सभी का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, फिजियोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। तो 3 बेसिक पॉइंट अरस्तु ने माने और इन 3 बेसिक पॉइंट को बेस मानते हुए उन्होंने क्या किया था, 500 जंतुओं के ऊपर अध्ययन किया था। तो इतना हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसको आगे देखते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है कि किस तरह से अध्ययन होना स्टार्ट हुआ, किसने अध्ययन किया, किस फील्ड में कौन था। तो इसी को हम एक बार बेस इसका इंट्रोडक्शन पढ़ ले, फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बात करते हैं। देखो मैंने कहा कि बायोलॉजी को अरस्तु ने 2 भागों में बांटा, जूलॉजी और बॉटनी। अब जैसे जब इसका डिवीज़न हो ही गया, इसका क्लासिफिकेशन हो ही गया है, तो क्लासिफिकेशन को भी आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि न्यू जो रिसर्चर आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, वो इसकी क्लासिफिकेशन देंगे। तो इसी तरह से इसकी क्लासिफिकेशन कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको क्लासीफाई किया, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, क्लासीफाई किया। तो नेक्स्ट इसी क्लासिफिकेशन को आगे करते हैं। जब हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन को बोलते हैं वर्गीकरण, इसके वर्गीकरण की बात करते हैं, तो वर्गीकरण का जो आगे
अरस्तु के बाद जो मुख्य रूप से जो श्रेय जाता है वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का, वो जाता है कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस 1708 ईस्वी से 1778 ईस्वी तक रहे। कैरोलस लीनियस ने बायोलॉजी को दो भागों में विभाजित किया। एक तो उन्होंने बोला इसको पादप जगत और जंतु जगत, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम मतलब एक तरह से इनके ग्रुप बना दिया कि पादप जगत में क्या क्या आएगा, जंतु जगत में क्या क्या आएगा, इनको दो जगत में विभाजित किया कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस, तो इन्हीं को वर्गीकरण का मुख्य रूप से श्रेय जो जाएगा कैरोलस लीनियस को जाएगा। कैरोलस लीनियस को ही वर्गीकरण का पिता बोला जाता है। वर्गीकरण का पिता किसको बोला जाएगा? कैरोलस लीनियस को। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी एंड फादर मॉडर्न टैक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर, मतलब आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई बायोलॉजी में जो आधुनिक वर्गीकरण हुआ है उसका पिता किसको बोला गया है? कैरोलस लीनियस को बोला गया है। इन्हीं को आधुनिक वर्गीकरण का पिता इसलिए बोला गया क्योंकि वर्गीकरण तो आगे भी हुआ है, क्लासिफिकेशन तो आगे भी हुआ है, लेकिन बेसिक जो नींव डाली वो किसने डाली? कैरोलस लीनियस ने डाली। अब इसी वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं इसी वर्गीकरण को आधार मानते हुए आर एच हिट्टेकर साहब आए। कौन आए? एक साइंटिस्ट आए, आर एच हिट्टेकर। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया जिसे हम बोल सकते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी? आर एच हिट्टेकर ने दी। आर एच हिट्टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। तो ये इन्होंने दी थी 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि 5 जगत जो वर्गीकरण किया, कि बायोलॉजी को 5 जगत में जो बांटा, 5 किंगडम में जो डिवाइड किया, क्लासीफाई किया, उसको किसने किया? तो हमारा आंसर होगा आर एच हिट्टेकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इनको 5 किंगडम जो थी, एक बार 5 किंगडम को भी देख लेते हैं कौन कौन सी 5 किंगडम थी, इन्होंने किस किस किंगडम में इनको विभाजित किया। तो सबसे पहली किंगडम है, बात करते हैं मोनेरा। सेकंड वन है प्रोटिस्टा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, जिसे हम कवक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज पादप जगत, पादप, प्लांटेई। नेक्स्ट इज एनिमल किंगडम, जंतु जगत। तो ये 5 क्लासिफिकेशन है
जो आर्य छिट्टेकर ने दी, कौन कौन सी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, पादप और जंतु। तो इन 5 जगत में इसको क्लासिफाई किया। तो आगे बढ़ने से पहले, बायोलॉजी को अच्छे से समझने के पहले, सबसे पहले हम इनका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, पादप और जो एनिमेलिया है, जंतु है, इनको बेसिक एक बार स्टडी करेंगे कि ये सब होता क्या है। इनको क्लासिफाई थोड़ा सा इनको जान लेंगे कि इनका बेसिक क्या होता है, और वो चीज़ें, इनमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स उनको स्टडी कर लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन जो हमसे छूट गया है, देखो कैरोलस लीनियस की बात की मैंने। कैरोलस लीनियस कौन है, जिनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, कैरोलस लीनियस की बुक है, याद रखना, सिस्टम नेच्योर। देखो नेचर नहीं है, नेच्योर टाइप है, इसी तरह से लिखी जाती है ये, क्योंकि सभी ग्रीक वर्ड हैं, अजीब से लगते हैं, ठीक है। एक और बुक है इनकी, फिलोसफिका बोटेनिका। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक हैं, और वास्तव में इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बुक यही है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये कम पूछी जाती है। इसी तरह से एक और बुक है, स्पीसीज प्लांटेरम। ये 3 इनकी बुक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है वो सिस्टम नेचुरा ही है। तो एक बार ये हम जान लेंगे। तो हमने इसमें अरस्तु की बात की, थियोफ्रेस्टस की बात की, लेमार्क की बात की, ट्रेविरेंस की बात की, और इसमें हमने आर्य छिट्टेकर की बात की है। इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसमें खोज की है, रिसर्च की है, इनके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही बेसिक थे। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 किंगडम को क्लासीफाई करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।